हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास 4 पीजीबीपी की। फास्ट चलेंगे और ओरल सॉल्यूशन करेंगे। चलो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सर, क्वेश्चन नंबर 4 में हरी एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पैडी, व्हीट एक्सेट्रा। ठीक है सर, पैडी व्हीट वगैरह बेच रहा है। ही बोरोड लोन्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड इंडियन बैंक एंड हैज टू पेड इंटरेस्ट ऑन डिटरमाइन डिटेल हियर अंडर। भाई दो जगहों से लोन ले रखा है, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से और दूसरा इंडियन बैंक से। इसने लोन लिया है 15 लाख और 30 लाख रुपए का, टोटल 45 लाख रुपए का। ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं थोड़ी दी है भाई। एक आदमी धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज का लोन लिया है। ओके, बोथ आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इंडियन बैंक while restructuring the loan facilities, restructuring the loan facilities। सर ये एक नया टर्म आ गया, मतलब समझाएंगे क्या? हाँ, शॉर्ट में कंसेप्ट बताएंगे क्योंकि अभ्यास सीरीज है। आप ही की रिक्वेस्ट थी सर, बहुत डिटेल में आप हमें जो कंसेप्ट देते हो वो अलग से दे दो। तो ओके, देखो इसके ऊपर जो डिटेल कंसेप्ट है ना, अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको 4-5 क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, उन सबों की रेगुलर बैच के स्लाइड्स में आपको इसी क्लास 4 कंसेप्ट पार्ट दे दूंगा बेटा, जिसमें आपको क्या करना होगा कि अगर आपको मन करे तो कंसेप्ट को डिटेल में करो, जिससे बेयर एक्ट वो कंसेप्ट क्यों आया होगा, क्या रीजन थी, वो सब कुछ समझ में आएगा। और मन करे तो क्वेश्चन के साथ समझ के आगे बढ़ो फास्ट लेन में, यह आपके ऊपर होगा। और हम तो इसको आपको दे देंगे, दोनों चीजें फास्ट लेन में भी करा देंगे, कंसेप्ट भी पढ़ा देंगे, दोनों चीजें हम करा देंगे। चलो, हम अभी आपको क्या बता रहे हैं सर? रिकंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड हुआ। रीस्ट्रक्चरिंग सर ये क्या है? सर क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है, एक आदमी है मान लो, ठीक है, इस भाई साहब ने लोन लिया, इस भाई साहब ने लोन लिया। तो सर जब कोई इंसान लोन लेता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस लोन जब लेता है तो सर उस बिजनेस का जो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पीएल से जाता है। जब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो टू इंटरेस्ट जाएगा, यहाँ पे टू इंटरेस्ट यहाँ जाएगा ना। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर जाएगा। ये एक्चुअल में आप सारे खर्चे क्या डालते हो, जैसे मान लो टू रेंट होता है, टू इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस तरीके के जितने भी खर्चे आप एक्रूअल बेसिस पे डालते हो। बट इंटरेस्ट के लिए एक्रूअल बेसिस को एक बार रोका गया और बोला गया कि भाई एक्रूअल बेसिस पे लोग अलाउ तो कर देते थे बट बैंक्स को पे नहीं करते थे। नॉट परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए नाम सुना होगा आपने, वो बन जाता था। बट एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी कि ये जो आपका बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ये 31 मार्च 2023 को बनेगा। तो रात को 12 बजे तक का इंटरेस्ट देना होता था यहाँ पे। उस साल में रात को 12 बजे तक जो इंटरेस्ट लगा वो पहुंचाने कब दे? तो इन्होंने बोला भाई रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले दे दो। तो जिन पर्संस की ऑडिट होती है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 अक्टूबर और जिनकी नहीं होती है उनके लिए 31 ऑफ जुलाई। मतलब इस डेट के पहले पहले आप अपने इंटरेस्ट का, लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो। एक्चुअल पेमेंट, नॉट एक्रूअल बेटा, एक्चुअल पेमेंट कर दीजिए। तो हम क्या कर देंगे, आपको इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड कर देंगे। ओके सर, लेकिन फिर इन्होंने एक बात बताई। देखो बहुत से लोग होते क्या आते हैं कि लोन का पेमेंट ही नहीं करते हैं। बहुत से आपको केसेस मिल जाएंगे लोन का पेमेंट ही नहीं किया जाता है। अज्यूम करो यही इंसान है, इसने एसबीआई से, पीएनबी से, इन दोनों से 200 करोड़ का लोन ले रखा है, 300 करोड़ का लोन ले रखा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इतने रुपए का लोन ले रखा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट बन के आ रहा है 20 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए, ये इंटरेस्ट बन के आ रहा है। इन बेचारे बैंक वालों को क्या पाना था, ये 20 करोड़ 30 करोड़ का इंटरेस्ट चाहते थे ये बैंक वाले, बट ये आदमी ना इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर रहा है। कह रहा है कि भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे ही नहीं, क्या किया जाए? तो बैंक अपना दिमाग लगाती है और कहती है भाई कुछ तो करना पड़ेगा। बैंक कहती है कि भैया 20 करोड़ 30 करोड़ ये हुए 50 करोड़ एग्जाम्पल के लिए, कहती है। तो यहाँ पे दोनों बैंक मिलके नहीं करेगी। पहले तो एक बात सुनो, कोई एक बैंक मान लो एसबीआई, एसबीआई का ब्रांच मैनेजर सोचता है हम पैसे निकलवा के रहेंगे। वो कहता है भाई देखो तुम्हारा 20 करोड़ का इंटरेस्ट है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 200 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है और 20 करोड़ का क्या है, इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो कहती है जो तुम्हारा 20 करोड़ का इंटरेस्ट है ना, आपका यहाँ 20 करोड़ का इंटरेस्ट है, ये कहता है कि हम इसको इंस्टॉलमेंट में बांट देते हैं, हम इसको इंस्टॉलमेंट में बांट देते हैं। मतलब इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कि भैया तुमको 20 करोड़ रुपए इंटरेस्ट का देना था, हम इसको, ये जो यहाँ पे एक कवर ऐसे लगा हुआ था, एक टैग लगा था इंटरेस्ट,
उसी टैग को मिटा दिया और यहाँ पे उस टैग को पता है क्या कर दिया, उस लिफाफे को, लिफाफा नहीं कहेंगे, उस चिप्पी को, उस स्टिकर पे जिसपे इंटरेस्ट लिखा था उस पे मिटा के इसने कह दिया प्रिंसिपल। कहा कि हम मानते हैं कि 20 करोड़ रुपए का तुम्हारा लोन है और तुम इसको इंस्टॉलमेंट में दे दो। कितनी इंस्टॉलमेंट? 10 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, पर ईयर, मतलब एक इंस्टॉलमेंट दो। हम मान लेंगे कि भाई मेरा लोन मिल गया, हम इंटरेस्ट, सॉरी लोन नहीं, हम मान लेंगे मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन मिल गया। वो प्रिंसिपल को नहीं बांटा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को इसने बाइफरकेट किया कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ही एक लोन बना दिया और बांट दिया। हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। तो जब 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 इस इंटरेस्ट का रीपेमेंट होगा, जब जब इस इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट होगा, तब तब माना जाएगा कि इंटरेस्ट का रीपेमेंट हुआ है, तब तब माना जाएगा इंटरेस्ट का रीपेमेंट हुआ है। इट मीन्स क्या? मानो सर, सुनो, मानते हैं सर 31 मार्च 2023 को ये इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर? प्रिंसिपल के अंदर, और एक ईएमआई बना दी गई। तो जब ये कन्वर्जन हुआ तो क्या ये एक्चुअल पेमेंट है? जी नहीं भाई साहब, ये कन्वर्जन है, केवल चिप्पी बदली है। पहले जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी अब वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गई है, ईएमआई जा रही है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लोन के इंटरेस्ट का कन्वर्जन या रीस्ट्रक्चरिंग जो हुई है वो एक्चुअल पेमेंट है। वो इतना याद रखना, कभी भी गलती से ये मत कहना कि 20 करोड़ के इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं रही, अब तो केवल एक इंस्टॉलमेंट 2 करोड़ की इस साल की लायबिलिटी है। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, जितनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो उतने का डिडक्शन आपको पीएल अकाउंट से मिल जाता है, एज लाइक इंटरेस्ट। जितने का आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो उतने का पीएल अकाउंट से आपको डिडक्शन मिल जाता है। सर क्या बात की हो? अब देखो और यहां पे समझो, सेम क्वेश्चन पे समझो कि भैया यहां पे सुनो, बोथ बैंक्स, चाहे आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या फिर इंडियन बैंक है, दोनों while restructuring the loan facility of Hari during the year 22-23 converted, देखो बदल रहा है, कुछ बदल रहा है, converted the above interest payable, बॉस above interest payable, ये interest payable है, समझो, लोन चाहे कितने अमाउंट का था वो नहीं लिखा है, ये बता रहा है कि ये above interest payable है by Hari of them as a loan repayable at 60 equal installment। बैंक कहती है कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट पेबल जो है ना, हम उसको लोन में बदल रहे हैं, हम तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में बदल रहे हैं, लोन में बदल रहे हैं, और 60 इंस्टॉलमेंट, तुम्हें 60 इंस्टॉलमेंट्स में हम तुम्हारे लोन को बदलते हैं। तो देखो 15 लाख रुपए के लोन को अगर इन्होंने 60 इंस्टॉलमेंट में बदला तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? 25,000 रुपए की, डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 25,000 रुपए। हाँ सर, उसी तरीके से 30,000 के लोन को, 30 लाख के इंटरेस्ट पेबल को अगर लोन में बदला और 60 इंस्टॉलमेंट में बदल दिया तो सर यहाँ पे आपके हो गई एक 50,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट, 50,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट हो गई। तो बैंक वालों ने कहा भाई इंटरेस्ट पेबल था, पता नहीं कब मिलता, इंस्टॉलमेंट बना दी। ओके सर, इस बात को हम समझ गए। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023, तो पिछले साल ये कन्वर्ट हुआ था, अब 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट ऑफ टू एपीएसएफसी एंड 3 इंस्टॉलमेंट टू इंडियन बैंक। मतलब ये जो 25,000 वाली है इसकी इसने 5 इंस्टॉलमेंट पे की, और जो इंडियन बैंक वाली है इसकी इसने 3 इंस्टॉलमेंट पे की। ओके सर, तो याद रखना मैंने बोला जितनी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, चार्ज नहीं हो रहा है क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा। हाँ तो सर ये देखिए कि जैसे ही आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट इन्होंने इंडियन बैंक की और 5 इंस्टॉलमेंट इन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पे की है। सर एक्चुअल में साल भर में इन्होंने 25,000 गुणे 5, ये 5 25,000 के 5 इंस्टॉलमेंट, 25,000 इंटू 5 कितना होता है सर? 25,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 1,25,000 रुपीज, और ये 50,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दैट इज 1,50,000 रुपीज। तो टोटल इसने कितना पैसा दिया है? इसने दिया है एक 25 प्लस एक 50 दैट इज 2,75,000 रुपीज। 2,75,000 रुपीज का ही पेमेंट किया है। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। हरी क्लेम द इंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख एज एन एक्सपेंडिचर व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। हरी भाई ने पता ही क्या किया, पूरे 45 लाख का इंटरेस्ट क्लेम कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हरी भैया पीएल बनाए ना, तो जब पीएल बनाए तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट में, ये यहाँ वाला 2 इंटरेस्ट में पूरा का पूरा इन्होंने 45 लाख रुपए क्लेम कर दिया। अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा नालायक। उसके बाद एग्जामिन वेदर द क्लेम इज वैलिड, इनवैलिड, 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 एंड इफ नॉट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इफ एनी इज अलाउबल। तो सर अभी मैंने आपको बताया कि ये केवल एक इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेबल का कन्वर्जन किया गया है
प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर केवल लेवल बदल गया है, इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल कर दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक्चुअल में इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है। इंटरेस्ट अमाउंट को प्रिंसिपल लोन में बदल दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल में पेमेंट हो गया। इसलिए सर कभी भी आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे अलाउड होगा, ये खर्चा पीएल में अलाउड नहीं होगा। तो सर पीएल में खर्चा कितना अलाउड होगा? पीएल में वो वाला खर्चा अलाउड होगा जितनी ईएमआई पे होती है। इसको जब प्रिंसिपल में बदल दिया गया तो जितनी ईएमआई पे हुई, 25,000 की 3 ईएमआई, 25,000 की 5 ईएमआई और 50,000 की 3 ईएमआई पे हुई, टोटल 2,75,000 का पेमेंट हुआ। सच सिर्फ और सिर्फ यही एज अ इंटरेस्ट अलाउड होगा। इतना इजी क्वेश्चन था, मजाक है पूरा क्वेश्चन। देख लो यहाँ पे सॉल्व कर दिए कंसेप्ट पढ़ के। अब देखो इन्होंने कितना दुनिया भर की बातें लिखी है, दुनिया भर की वो बातें लिखी हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, बट एक बार रीड कर लेते हैं, बस जस्ट अ रीड, ओनली रीड करके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43B, any interest payable on the term loan of the specified financial institution and any interest payable to any loan and advances or inter alia scheduled bank shall be allowed only in the year of the payment in such interest irrespective of the method of accounting followed by the SSC। क्या लिखा कि भैया जिस साल आप पे करते हो ना उसी साल अलाउड होता है खर्चा, इंटरेस्ट का पेमेंट उसी साल अलाउड होता है जिस साल आप पेड करते हो, चाहे कोई भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हो, कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। अगर आप एक्रूअल बेसिस भी फॉलो करते हो तब भी एक्चुअल पेमेंट पे 43B के अकॉर्डिंग एक्चुअल पेमेंट पे ही इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होता है। वेयर देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एसएससी, सच अनपेड इंटरेस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू लोन। अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपका लोन कन्वर्ट हो सकता है, आपका इंटरेस्ट पेबल कन्वर्ट हो सकता है लोन के अंदर, और ऑन सच कन्वर्जन द अनपेड इंटरेस्ट शैल the unpaid interest convert into loan shall not be constituted as a payment of interest। अब जब आपका जो इंटरेस्ट था वो लोन में कन्वर्ट हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43B, द अमाउंट of unpaid interest so converted of loan shall be allowed as deduction only in the year in which the converted loan is actually paid। In the given case, Hari was unpaid interest of 15 lakh due to Andhra Pradesh State Financial Corporation and 30 lakh due to Indian Bank was converted into loan। The conversion should not amount to the payment of interest and would not therefore be eligible for deduction in the year of such conversion। भाई साहब इन्होंने 45 लाख रुपए का, देखो यहाँ पे ये भाई साहब क्या किए थे, ये 45 लाख रुपए टू इंटरेस्ट पेबल डाल दिए थे। वो नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक्चुअल में कन्वर्जन नहीं हुआ, एक्चुअल में वो पेमेंट नहीं हुआ, इसी बात को लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअल पेमेंट नहीं था 45 लाख का, इसलिए उसका आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। हेंस क्लेम ऑफ हरी दैट द इंटायर इंटरेस्ट ऑफ 45 लाख इज टू बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन इज नॉट टेनेबल। कन्वर्जन की ईयर में ये टेनेबल बात नहीं है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है। द डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट of repayment made during the financial year according to the amount of interest eligible for deduction for the assessment year 30-24 shall be calculated as follows। आंध्र प्रदेश वाले बैंक का 15 लाख का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, आपने इंस्टॉलमेंट 60 में डिवाइड किया तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आई 25,000 रुपए। एक इंस्टॉलमेंट 25,000 की थी जिसको उसने 5 इंस्टॉलमेंट पे की, मतलब करंट ईयर में 1,25,000 रुपए पे किया। उसी तरीके से इंडियन बैंक का करंट ईयर में 1,50,000 पे किया, तो टोटल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन होता है आपका दोनों बैंकों का मिला के 2,75,000 रुपीज। सिर्फ यही एक छोटा सा क्वेश्चन था, यही एक छोटा सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, बुक मेरे साथ बेटा कुछ मत लिखो, कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा मेरे साथ कुछ भी, कोई भी किसी को भी कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है? ठीक है सर जी, आप लोग आराम से चिल करो, अपनी पूरी बैक को सपोर्ट दो, ऐसे एकदम आराम से कुर्सी पे बैठो, आपके लिए मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप इन चीजों को देख लेना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देखते हैं सर क्या लिखा है। विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज अ फिल्म आर्टिस्ट, हिज ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम प्रोफेशन वाज एज अंडर। 19-20 में, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उसने 1,15,000 की ग्रॉस रिसिप्ट है, नेट प्रॉफिट नहीं बेटा, ग्रॉस रिसिप्ट है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1,80,000 की ग्रॉस रिसिप्ट है, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 2,10,000 रुपए की ग्रॉस रिसिप्ट है। What is his obligation regarding maintenance of books of account for the assessment year 23-24 under section 44AA of the Income Tax Act 1961। यहाँ पे ना एक आपको स्पेशल प्रोविजन मिलता है फॉर द पर्पस ऑफ फिल्म आर्टिस्ट और टेक्निकल पर्सन, प्रोफेशनल्स एंड अदर के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को आप थोड़ा सा पढ़ोगे। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर
नोटिफाइड पर्सन, भाई नोटिफाइड पर्सन नहीं, नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए कुछ बात कही गई है। वो कौन होते हैं सर? जो मेडिकल में काम कर रहा हूँ, लीगल में काम कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर प्रोफेशंस में हूँ, या फिर अकाउंटेंसी में हूँ, लीगल टेक्निकल कंसल्टेंसी में हूँ, इंटीरियर डेकोरेशन में, और एनी अदर प्रोफेशन एज बीन नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी, एज बीन नोटिफाइड बाय द, और सीबीडीटी ने किसको नोटिफाई किया? द प्रोफेशन नोटिफाइड एज फॉर द प्रोफेशन ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फिल्म आर्टिस्ट, मतलब एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, लिरिस्ट, और लिरिक्स जो देते हैं, स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले, डायलॉग वगैरह, ये सब जो लोग करते हैं, या फिर प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को कुल मिला के बोले प्रोफेशनल्स के लिए बात किया है भाई। प्रोफेशनल्स के लिए बात किया, सीए, सीएस के लिए बात कर दिया, फिल्म आर्टिस्ट के लिए बात कर दिया, एक्टर्स वगैरह के लिए बात किया, सिंगर्स के लिए बात कर दिया, सिंगर्स के लिए बात कर दिया, मतलब आर्टिस्ट लोगों के लिए बात किया है, प्लस प्रोफेशनल्स के लिए बात किया है, क्योंकि मेडिकल और लीगल भी तो है, तो आर्टिस्ट लोगों के लिए और प्लस आर्टिस्ट लोग और मेडिकल या और सर्विस प्रोवाइडर लोग, इन लोगों के लिए बोला गया कि अगर इन लोगों का 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का, 3 लगातार 3 सालों का अगर ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 रुपए से एक्सीड नहीं किया है, सुन लो, 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हुआ है, तो इनको डबल 44 का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। 44 का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, 44 का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा अगर ये जो नोटिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, अगर इनका क्रॉस रिसिप्ट कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स का 1,50,000 से रुपए आगे नहीं हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में देखो, जो फिल्म आर्टिस्ट है सर, ये क्या नोटिफाइड प्रोफेशनल है? जी हाँ। और इसका कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स का, आप किसके लिए बात करो? असेसमेंट ईयर 23-24, तो 23-24 के पहले क्या आया होगा? असेसमेंट ईयर कौन सा आया होगा बोलो? 22-23 असेसमेंट ईयर, 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21, यही 3 असेसमेंट ईयर होंगे। आप देखो सर, असेसमेंट ईयर 20-21 में 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, 21-22 में असेसमेंट ईयर 1,50,000 से ज्यादा है, और 22-23 में भी 1,50,000 से ज्यादा है। बट आपका प्रोविजन कुछ और है, आपका प्रोविजन है कि लगातार तीनों सालों में अगर 1,50,000 से ज्यादा है, तब 44A के अकॉर्डिंग, 44AA के अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। तो सर लगा इस साल ज्यादा है, इस साल ज्यादा है, बट इस साल ज्यादा नहीं, लगातार तीनों सालों में अगर ज्यादा होता ना 1,50,000 से, तो बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती, बट ऐसा नहीं है। इस साल में 1,50,000 रुपए से कम है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से हम बच गए एज पर 44AA। बट हमको वो रिकॉर्ड तो बनाने पड़ेंगे, ऐसा कोई डायरी बनाना पड़ेगा, कोई रजिस्टर लिखना पड़ेगा, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम को कैलकुलेट कर पाए। बट 44AA में रूल 6F है शायद, यहाँ पे रूल 6F के अंदर, हाँ रूल 6F के अंदर जो बोला गया है ना, कैश बुक, जनरल लेजर या फिर कार्बन कॉपी 25 रुपए से ऊपर वाली की, और बिल्स वगैरह, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है सर जी, आयो, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार पढ़ो आगे बढ़ो। सेक्शन 44AA requires every person carrying on any profession notified by the board in the official gazette, in addition to the profession already be specified herein, to maintain such books of account and other document as may be enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of Income Tax Act 1961। क्या मजाक लिखा है इन्होंने, बोल रहे हैं कि ऐसे अकाउंट्स बनाओ जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेट कर पाए। ओके, एज पर रूल 6F, देखो इन्होंने पूरा दुनिया भर का व्हाट इज ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट असेसमेंट रेशियोज, दुनिया भर की कहानी लिखी इन्होंने। रूल 6F, पर्सन कैरिंग नोटिफाइड प्रोफेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट। इस पे एक क्वेश्चन 2 साल पहले था 25 रुपए की कार्बन कॉपी वाले बिल पे, अभी देखो पढ़ा रहे हैं। इफ हिज ग्रॉस रिसिप्ट इन ऑल 3 इयर्स, याद करो ऑल 3 इयर्स, ऑल यहां पे गलती करते हो, ऑल 3 इयर्स भाई साहब, यहाँ पे तीनों सालों में 1,50,000 ज्यादा नहीं हुआ है। बच्चे देखेंगे कि भाई 1,50 से ज्यादा हो गया, 44AA के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए भैया। बट ऐसी बात नहीं है, 1 साल अगर ज्यादा हो गया तो मतलब नहीं है, 2 साल ज्यादा हो गया मतलब नहीं, तीनों साल में अगर ग्रॉस रिसिप्ट 1,50,000 से ज्यादा होगी तब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वरना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की नीड नहीं है एज पर 44AA। तो इन्होंने बोला कि अगर तीनों पढ़ो, ऑल 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हैज एक्सीड्स 1,50,000 रुपए, जस्ट पीछे के 3 सालों में अगर आप 1,50,000 से ज्यादा का है। दूसरा, इफ इज अ न्यू प्रोफेशन, और अगर न्यू प्रोफेशनल है तो इसी साल में व्हिच इज सेटअप इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इट इज लाइकली टू एक्सीड 1,50,000 इन दैट प्रीवियस ईयर। और अगर नया प्रोफेशन है तो इसी साल जब सेटअप हुआ है ना, उसी साल उम्मीद है कि 1,50,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, तब बनाना पड़ेगा। ठीक है, in the present case Vinod is a person carrying on profession is a film artist which is notified profession
since his gross receipt to have not exceeded 1,50,000 in the financial year 1920। देखो इस साल में 1,50,000 से क्रॉस नहीं किया, तो प्रीसीडिंग 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो क्रॉस नहीं हुआ ना। The requirement under section 44AA to compulsory maintain the prescribed books of account is not acceptable to him. Vinod, however, required to maintain such books of account to enable the assessing officer to compute his total income। भाई 44AA तो नहीं लग रहा है, लेकिन विनोद तुमको वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे जो एओ को इनेबल कर दे तुम्हारी इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 14 के बाद इलस्ट्रेशन 15 हो गया हमारा, इलस्ट्रेशन 16 288। तुम लोगों को इन सब क्वेश्चंस के जो भी कंसेप्ट चाहिए होंगे ना, उसका हम कंसेप्ट क्लास के नाम से इसी में डालेंगे, कंसेप्ट क्लास ऑफ क्वेश्चन 14, 15, 16, 17। आप लोग वहां से जरूर देख लेना, ठीक है सर जी। जिसको देखने का मन हो, जिसको नहीं आता हो, एकदम नहीं आता हो, उसके लिए हम बोल रहे हैं। चलो सर इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं। ओ 16 भैया आओ, 16। मिस्टर प्रवीण engaged in retail trade report a turnover of 1,98,50,000 rupees। ओके सर, 1,98,14,000 1,98,50,000 रुपीज। सर 1,98,50,000 रुपीज है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके सर, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है? 1,98,50,000 रुपीज भाई साहब की टर्नओवर है टोटल। ओके सर, नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज 13,20,000। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स के अकॉर्डिंग इनकम इनकी कितनी है? 13,20,000। बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम का क्या मतलब है? 13,20,000 रुपए। बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से इनकम का क्या मतलब है? मतलब भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो पीएल में जो नेट प्रॉफिट आया वो इनका 13,20,000 रुपए। ओके, कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन और कैरेक्टरिस्टिक्स डे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द इनकम टैक्स 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम आई इनका 13,20,000 रुपए और इनका टर्नओवर है 1,98,50,000 रुपीज। क्वेश्चन की बात है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन में दिया है वही पढ़े हैं, आगे पढ़ो। रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ मिस्टर प्रवीण फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 वाज द फर्स्ट ईयर फॉर व्हिच ही डिक्लेयर्ड हिज इनकम बिजनेस इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रेजेंटिव टैक्सेशन 4480। अच्छा, ये पहला साल है असेसमेंट ईयर 22-23, फर्स्ट ईयर है इनके लिए। असेसमेंट ईयर 22-23 पहला साल है जब ये 44 एडी के अंदर प्रेजेंटिव इनकम ले रहे हैं। जब ये 44 एडी के अंदर प्रेजेंटिव इनकम ले रहे हैं तो पहला साल है। ओके सर, इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल टू अ प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। क्या ये एलिजिबल होते हैं प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन फॉर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी क्या ये एलिजिबल हैं कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले सकते हैं? अब बताओ, ये नया क्वेश्चन आ गया। तो सर प्रेजेंटिव टैक्सेशन के बारे में कुछ बात बता दो ना। चलो हम बातें तुमको बहुत बताएंगे, हम बातें तुमको बहुत बताएंगे बाबू। देखो, एक होता है 44 एबी जिसमें हम ऑडिट करते हैं, एक होता है 44 एडी जिसमें हम ऑडिट नहीं करता है। हम इनकम को क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव बेसिस पे। प्रिजम्पटिव बेसिस पे हम इनकम निकाल लेते हैं कि भाई साहब इस धंधे की इतनी इनकम हुई होगी, इस व्यापार की इतनी इनकम हुई होगी। तो सर ये डिसाइड कैसे करेंगे हम? सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जब करते हैं ना, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में था 13,20,000 का बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट था, हम कहते हैं छोड़ो हटाओ जाने दो। प्रिजम्पटिव का मतलब ही क्या है कि हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इतना प्रॉफिट होगा। तो सर इतना इनकम हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इसके लिए बेस क्या लेंगे सर? हम टर्नओवर को बेस लेते हैं, टर्नओवर को बेस लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपका टर्नओवर है 1,98,50,000 रुपीज, 1,98,50,000 रुपीज। ठीक है, हम टर्नओवर को बेस लेते हैं और कहते हैं कि सर टर्नओवर का ना, अगर टर्नओवर मेरा कैश में हुआ है, टर्नओवर कैश में हुआ है, तो टर्नओवर का 8% मेरा इनकम होगा या प्रॉफिट होगा। और अगर टर्नओवर मेरा वाया बैंक हुआ है तो हम बोलते हैं 6% मेरा प्रॉफिट होगा। ये एक मोटिवेट कर रहा है गवर्नमेंट कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप टर्नओवर बैंक के थ्रू करिए। सर अगर मान लीजिए मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर कैश से है और 98,50,000 का टर्नओवर बैंक से है, तो 1 करोड़ का 8% और 98,50,000 का 6%, मतलब उसी रेशियो में। ऐसा नहीं कि पूरे 1 करोड़ 98,50,000 के 8%, 1 करोड़ 98,50,000 में जितना
अज्यूम करते हैं 1 करोड़ कैश से हुआ था, तो 1 करोड़ का 8% और जितना बैंक से हुआ था उसका 6% हम करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। हम मान लेंगे कि भाई साहब यही इनकी क्या है, इनकम है। और इस इनकम के अगेंस्ट सारे खर्चे हम मान लेते हैं अलाउड हो रखे हैं। जो डेप्रिसिएशन होता था, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, मानेंगे सैलरी का सारा खर्चा अलाउड हो चुका, अब यही इनकम है, डायरेक्ट इस पे टैक्स दे दो, ऐसा माना जाता है। अच्छा सर, ऐसी बात है। हाँ, तो सर सब लोग तो प्रेजेंटिव ही टैक्सेशन लेना पड़ेंगे? जी नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन मतलब नेट प्रॉफिट आप कह रहे हो 8% और जनरल बिजनेस में कभी कभी होता है कि नेट प्रॉफिट केवल 4% आ रहा है, तो वो लोग ऑडिट कराते हैं 44AD में जाके, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो भी इनकम कम बताते हैं और सरकार मान लेती है ओके। जो ऑडिट नहीं कराना चाहता है वो प्रेजेंटिव बेनिफिट लेता है, लेकिन हर कोई प्रेजेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं ले सकता। इसके लिए एक लिमिट डाली गई है। बोला गया कि पहले तो बोला गया कि 44AB ऑडिट कौन कराएगा? जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है वो ऑडिट कराएगा, लेकिन प्रेजेंटिव टैक्सेशन में बोल दिया गया कि 2 करोड़ के टर्नओवर तक आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 करोड़ 98,50,000 का टर्नओवर था, इसका मतलब ये भाई साहब प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले सकते हैं क्योंकि ये इनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है, तो ये प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, अब एक नया गेम आ गया सर। इस तरीके से तो आदमी अपनी मनमानी करेगा। इस साल प्रेजेंटिव टैक्सेशन, अगले साल ऑडिट करवाएंगे 44AB की, उसके साल फिर हम ऑडिट करवाएंगे, फिर हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेंगे, फिर हम ऑडिट करवाएंगे। सरकार की मजाक है क्या? पहले तुम सोच लो तुमको करना क्या है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो सरकार जी? आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, आपने अगर एक बार, अरे यार कहाँ चला गया, एक सेकेंड, सोच लो कि आपको करना क्या है। मतलब क्या है सर? मतलब मान लीजिए आपने असेसमेंट ईयर, हम असेसमेंट ईयर लिख रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 का क्वेश्चन था ना, 23-24 में आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिया, तो आने वाले 5 सालों में मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल में आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन ही लेना पड़ेगा। अगर आपने इस साल प्रेजेंटिव टैक्सेशन लिया तो आगे आने वाले 5 असेसमेंट ईयर में आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेना पड़ेगा। बट सर ऐसा भी हो सकता है ना कि सर आप बोल तो रहो कि आगे आने वाले 5 सालों में प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेना पड़ेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 करोड़ से ज्यादा मेरी सेल चली गई। मान लेते हैं सर इस साल ठीक था, इस साल ठीक था, लेकिन इस साल में आके मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब तो हमको प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं मिल सकता। बोला ओके, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले रहे, तो इससे आगे आने वाले 5 सालों तक 1 2 3 4 5 यहां तक आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते हो, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो जाए। याद रखना, या तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन लोगे तो आगे आने वाले 5 सालों तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन ही लेना पड़ेगा, और अगर कभी रूल ब्रेक कर दिया, प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लिया, तो आगे आने वाले 5 सालों तक दोबारा प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते, आपको ऑडिट ही करानी पड़ेगी। ये कुछ रूल है इसके। तो यहां पे देखो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिस्टर प्रवीण बाबा जो हैं वो एलिजिबल हैं ऑप्ट प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम। प्रेजेंटिव डिटर्मिनेशन मतलब प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए क्या वो एलिजिबल हैं? यस एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि इनका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है। चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो यस सर ये एलिजिबल हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यस सिंस हिज टर्नओवर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज बिलो 200 लाख, 2 करोड़ के नीचे है बॉस, he is eligible to opt for presumptive taxation scheme under section 44AD in respect of his retail trade business. is it clear? हाँ सब क्लियर है। इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कहता है इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर एप्लीकेबल प्रेजेंटिव प्रोविजन अज्यूमिंग दैट होल ऑफ द टर्नओवर रिप्रेजेंट कैश रिसीप्ट। ओके सर, अभी मैंने बोला कि सर अगर आपका कैश में पैसा आता है, अगर आपका कैश में पैसा आता है तो 8% टर्नओवर का 8% आपकी इनकम मानी जाती है। आपसे बोला कि अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिया है तो बताओ इनकम कितनी होगी, तो 1 करोड़ 98,50,000 पूरा ही कैश में है, क्वेश्चन ने बताया, तो इसका 8% भाई साहब, इसका 8% अगर आप निकालिए तो आता है 15,88,000 रुपीज आपकी प्रेजेंटिव इनकम होगी। सोच लो इतना चिंदी सा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा मजाक का क्वेश्चन है, छोटा सा मजाक का क्वेश्चन है। कहां चला गया क्वेश्चन? देखो, his income for the retail trade applying presumptive taxation provision under section 44AD would be 15,88,000 being 8% of 1 crore 98,50,000 rupees। सर इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? हाँ अभी बहुत इजी लगेगा। देखो, in case Mr. Praveen does not opt for presumptive taxation in the income tax retail trade, what it his obligation under income tax act 1961। अगर भैया तुम प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लिए हो, देखो अगर आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लिया है
तो क्या करोगे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा एज पर 44AA, और उसके बाद 44AB के अंदर ऑडिट कराना पड़ेगा। और क्या, आखिर तुम प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं लिए थे तो 44AB ऑडिट कराने से बच गए थे और 44AA के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से बच गए थे, लेकिन अब तो वो काम करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लिखी है। आइए आइए बच्चे, देखिए क्या लिखा है। Mr. Praveen had declared profit in the previous 21-22 in accordance with the presumptive provision, and if he does not opt for presumptive provisions, अगर वो presumptive provision नहीं लेते हैं तो any 5 consecutive assessment year 23-24 27-28 23-24 से लेकर 27-28 तक, मतलब 22-23 24-25 26-27-28 इन 5 सालों तक he would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation for 5 assessment years subsequent to assessment year in which previous year in which the profit was not has been declared in accordance with the preventive provision. That is, if does not opt preventive taxation for the assessment year 22-23 previous year 22-23, that is assessment year 23-24, then he would not be eligible to claim benefit of preventive taxation for the assessment year 24-25 25-26 26 27 28 29। सीधी बात, नो बकवास। क्या बोले हम कि अगर आज प्रिवेंटिव टैक्सेशन नहीं लिए तो आगे आने वाले 5 सालों तक भी आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले पाओगे, 28-29 तक प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले पाओगे। Consequently, Mr. Praveen is required to maintain books of account and get them audited under section 44AB since the income exceed basic exemption limit। 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है भैया, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, ऑडिट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन। तो सर अगर आपको बहुत अच्छे से याद है, अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेते हैं तो 31 जुलाई 31 ऑफ जुलाई आपके लिए लास्ट डेट होती है, और अगर आपने कहीं जाके प्रेजेंटिव की जगह अगर आपने ऑडिट करवा ली तो 44AB के कारण आपकी 31 ऑफ अक्टूबर ड्यू डेट हो जाती है। 31 जुलाई और 31 अक्टूबर हो जाती है। बहुत इजी चीजें थी जो आपको आई होप याद होगी। अब सर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं। सर इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी तुमने पढ़ाओगे क्या? हाँ, इसका भी कंसेप्ट क्लास हम आपको कट करके इसी के नीचे दे देंगे कंसेप्ट क्लास के नाम से, ठीक है। Mr. X commenced the business operating goods vehicle on 1st of April 2022. He purchased the following vehicle during the previous year 22-23. Compute his income under section 44A for the assessment year 23-24. सर मिस्टर एक्स है जो बिजनेस करता है गुड्स व्हीकल का, गुड्स की प्लाइंग एंड हायरिंग का। ही परचेज गुड्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड व्हीकल, सॉरी बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2022। गुड्स व्हीकल का बिजनेस कर रहा है। परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द 22-23। कंप्यूट हिज इनकम अंडर सेक्शन 44A 2024। वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल 2022 वाज पुट टू यूज इन जुलाई 2022? छोड़ो, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एक मिस्टर एक्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल का। वो ट्रक वाले नहीं होते, ट्रक वाले जो ट्रक चलवाता है वो आदमी, ये मिस्टर एक्स ट्रक चलवा रहा है, सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स टाइप होते हैं ट्रक वाले लोग, ये वो आदमी है। इसने 1 अप्रैल 2022 से बिजनेस स्टार्ट किया और बोलता है 44AE में इसकी इनकम क्या होगी। तो देखो भाई 44AE को समझते हैं सर। पहले सबसे पहले सर 44AE को समझते हैं। 44AD जिस तरीके से पढ़े ना उसी तरीके से 44AE एक सेक्शन है। क्या सेक्शन है सर? क्या सेक्शन है सर? 44AE सेक्शन है प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर्स। समझो, प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर्स। और सर ये भी हर क्या, जिस तरीके से हमने 44AD में देखा कि सर 44AD में जिस तरीके से हमने देखा कि 2 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वालों को 44AD नहीं मिलता, ऑडिट करानी पड़ेगी, उस तरह 44AE के लिए भी लिमिट है क्या? हाँ, आपको पूरे साल में नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स होल्ड करके रखना है। नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स। अगर एक साल भर में आपने 10 व्हीकल से ज्यादा होल्ड कर लिया ना तो आपको सर ये सेक्शन नहीं मिलेगी, तब आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते हो। सर हाँ, मेरे पास सितंबर तक 10 व्हीकल थे, अक्टूबर में मैंने 3 और कर लिए, 13 व्हीकल हो गए, फिर मार्च के पहले पहले मैंने 4 बेच दिए, तो सर 9 व्हीकल हो गए। तो क्या हम एलिजिबल है? नहीं। मैंने क्या पूरे साल भर में किसी भी दिन 10 से ज्यादा व्हीकल्स के आप ओनर नहीं होने चाहिए। अगर ओनर हो गए तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं ले पाओगे। ओके सर, मतलब पहली कंडीशन है कि आपके पास 10 व्हीकल से कम होने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, व्हीकल भी 2 तरीके के होते हैं। एक बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं सर जिसमें हैवी गुड्स आता है, और एक नॉर्मल व्हीकल होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा है कि हैवी गुड्स व्हीकल, इन्होंने बोला एक हैवी गुड्स व्हीकल
और एक उन्होंने बोला अदर व्हीकल। सर इसको डिफाइन कैसे किया कि जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलैंडेड वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलैंडेड वेट, अगर किसी गाड़ी का, अगर किसी व्हीकल का ग्रॉस व्हीकल वेट या अनलैंडेड वेट 12,000 टन और मोर है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? 12,000 टन और मोर है तो उसको बोलते हैं हैवी व्हीकल, और अगर इससे कम है तो उसको बोलते हैं अदर व्हीकल। सर इसी हिसाब से इसकी इनकम भी चेंज की गई। अगर अदर व्हीकल है तो इसके लिए बोला गया कि वो ट्रक, समझो अगर अदर ट्रक है तो बोलेंगे वो ट्रक 750 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको कमा के देता है, पार्ट ऑफ द मंथ आपको कमा के देता है। लेकिन अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो सर वो मतलब 12,000 टन या उससे ज्यादा हो सकता है, 12,000 टन या उससे ज्यादा हो सकता है, तो जितने भी टन का हो हम क्या बोलते हैं, 1,000 रुपीज पर टन, 25 टन का है तो 25,000 रुपए पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ कमा के आपको देगा, उसकी इनकम मान ली जाएगी। भले ही इनकम कम हो रही हो बट हम इतनी ही मानेंगे। अब एक चीज और आपको क्वेश्चन आएगा, सर एक चीज और क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने किसी व्हीकल को साल भर में केवल 3 महीने यूज किया। हाँ तो बोल तो रहे हैं बेटा, पर मंथ हम देखते हैं। अगर आपने अगस्त में खरीदा तो अगस्त से जोड़ो, सितंबर में खरीदा सितंबर से जोड़ो, कि सितंबर से लेकर मार्च तक वो आपके पास था, आप ओनर थे, सितंबर से लेकर मार्च तक वो आपके बिजनेस में रहा है, तो उस समय उसकी क्या इनकम होगी। सर फिर आप एक और बात कहोगे, आप बोलोगे सर एक व्हीकल मैंने खरीदा है अगस्त में बट पुट टू यूज मैंने उसको किया है दिसंबर में, तो भाई हम यहाँ पे आपसे कहेंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने खरीद लिया, आप ओनर बन गए ना, बिजनेस में ले आए ना, पुट टू यूज की डेट हम नहीं देखते हैं यहाँ पे। आपने जितना टाइम वो व्हीकल रखा इनटू 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, या फिर अगर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 से ज्यादा है, 12,000 टन से, तो 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ देखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। सर देखिए हमसे पूछा, हमको निकालना है कंप्यूट द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 44 अंडर सेक्शन 44 ए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो सर मैंने आपने अभी बताया कि पूरे साल भर में 10 व्हीकल से अगर 10 व्हीकल तक होल्ड करके रखे हैं तभी हमको 44 ए मिलेगा। तो हम क्या पहले चेक करें कि साल भर में क्या इसके पास 10 व्हीकल या उससे कम ही था, हम क्या सर इसको चेक करें साल भर में इसके पास 10 व्हीकल या उससे कम ही था। हाँ तो सर हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि साल भर में इनके पास कितने व्हीकल थे। तो देखिए सर 2 व्हीकल, एक 3, पूरे साल भर में अगर 10 व्हीकल तक होल्ड करके रखे हैं तो 44 ए मिल सकता है। तो सर ये तो ठीक है, ये 44 ए के लिए एलिजिबल है, बिकॉज 2 1 3 3 6 7 7 8 9 1 10 ही व्हीकल होल्ड करके रखा है। अब सर दूसरा काम क्या करते हैं, सर इनकम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा हैवी गुड्स व्हीकल है या अदर व्हीकल है। तो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए उसका ग्रॉस व्हीकल वेट इन किलोग्राम, ग्रॉस व्हीकल वेट मैंने बताया था क्या होना चाहिए सर, ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 200 किलो 12,000 किलोग्राम। तो सर देखिए मोर देन 12,000 किलोग्राम ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों का ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है। ठीक है तो सर, और बाकी हो गए अदर्स। ठीक है सर, चलो ये दोनों हो गए लाइट गुड्स व्हीकल या अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, और ये दोनों हो गए हैवी गुड्स वाले। हैवी गुड्स वालों को ब्लैक कर देते हैं। ठीक है सर, सर ये दोनों हो गए लाइट गुड्स, लाइट को लाइट कलर करते हैं। ये लाइट गुड व्हीकल है। ठीक है, अब सर एक बात याद रखो, लाइट गुड्स व्हीकल के लिए हमने कहा कि जितने महीने यूज हुए हो ना, वो 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ उनकी इनकम मानी जाती है। मतलब चाहे 7,000 किलोग्राम का हो तो भी 7,500 रुपीज पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, तो भी 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर, तो ये भी 7,500 रुपीज पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, ये भी 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन जो हैवी गुड्स व्हीकल है उसके लिए मैंने क्या बोला, 1,000 पर टन पर मंथ, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब ये 15,000 किलोग्राम का है। तो सर इसके लिए इनकम क्या मानेंगे, 15,000 रुपए एक महीने में कमा के देता होगा, ये 15,000 रुपए एक महीने में कमा के देगा। 1,000 रुपीज पर टन, तो 15,000 टन के लिए 1,000 रुपीज पर टन, तो इन 1,000 इंटू 15 मतलब 15,000 रुपए एक महीने में ये वाला गुड्स कमा, ये वाला व्हीकल कमा के देता है और ये वाला व्हीकल कमा के देता है। अब कितने महीने तक ये व्हीकल रहे, सर ये 2 व्हीकल थे जो 10 अप्रैल से ही मेरे पास है। मैंने क्या बोला, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो 10 तारीख को आए हो चाहे जब भी आए हो, अगर एक दिन भी इस महीने में रह जाएंगे तो पूरे महीने की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो मतलब सर ये 10 तारीख को आए हैं, सर कितने महीने ये रहे होंगे, कैलकुलेट करो सर, ये 12 महीने रहे होंगे, ये कैलकुलेट करो यहाँ पे, ये सर 12 महीने रहे होंगे। ये मार्च में ही आया है सर, मार्च 2023 को ही आया है सर। सर ये तो मार्च 2023 को आया, सिर्फ एक ही महीना रहा। सर ये वाला जुलाई में आया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सर ये वाला व्हीकल मेरे पास 9 महीने रहा।
सर ये जो 2 जनवरी को आया है ना सर, ये 3 महीने मेरे बिजनेस में काउंट हो जाएगा। और सर ये वाले व्हीकल जो हैं ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सर जैन फेब मार्च सर 8 महीने काउंट होंगे। और सर इस वाले व्हीकल के लिए ये फरवरी में आया, 2 महीने काउंट होंगे, फरवरी और मार्च। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर, ये इतने महीने काउंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने, मतलब 2 व्हीकल थे, 2 व्हीकल 12 महीनों तक रहे। सुनो, 2 व्हीकल्स 12 महीनों तक, और एक व्हीकल से कमाई 7500 रुपए है, तो टोटल कमाई कितनी? नहीं समझ में आया? एक व्हीकल से 7500 रुपए कमाते हैं, तो 2 व्हीकल्स, एक व्हीकल से 7500 रुपए एक महीने में कमाते हैं, तो 2 व्हीकल से 7500 रुपए 12 महीनों में हम कितना कमाएंगे? तो 2 7500 इंटू 2 इंटू 12, दैट इज आपका 1,80,000 आएगा। सुन लो यार, हम बहुत इजी करके बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका कितना आएगा? 1,80,000। हम इसका कलर चेंज करें, 1,80,000 आएगा। ठीक है, अब सुनो, एक व्हीकल एक महीने में 7500 रुपए के हिसाब से कितना कमाएगा? 7,500 रुपीज। अगेन सुनो, 3 व्हीकल 9 महीने में 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितना कमाएंगे? तो 7,500 इंटू 27 को 9 27, दैट इज आपका आ गया, 2,02,500। एक व्हीकल 3 महीने में 7500 रुपए पर मंथ के हिसाब से कितना कमाएगा? 7500 गुणे 3, दैट इज आपका आ गया 22,500। तो मतलब ये अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल कितना कमा पाए? अगर हम जोड़ें तो 1,80,000 प्लस 7500 प्लस 20,000 2500 प्लस 22,500, दैट इज आपका आ गया 2,34,300। 2,34,300। अभी कैलकुलेशन मैंने चेक नहीं किया, आप लोग केवल कैलकुलेटर चलाते हो और क्वेश्चन पॉइंट लिखते हो, कैलकुलेशन चेक कर लेना। उसी तरीके से सर 15,000 रुपए एक महीने के हिसाब से पर व्हीकल 2 महीनों के लिए, 8 महीनों में 8, 2 वैकेंसी के लिए 8 महीनों में कितना कमाए? तो 8 दूनी 16 गुणे 15,000, 16, 2,40,000 रुपए आया। और सर 15,000 एक वैकल से 2 महीने में कितना कमाए? तो 15 दूनी 30,000। तो सर 2,40 प्लस 30 कितना होता है? 2,40,000 प्लस 30,000, दैट इज सर आपने 2,70,000। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की है हम कहीं, अभी हम बता रहे हैं कहाँ गड़बड़ की है। एक सेकंड, हम थोड़ा सा गड़बड़ की है, रुक जाओ, बता रहे हैं कहाँ गड़बड़ की है। सुनो, बता रहे हैं बेटा, हम कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हैं, अभी हम इसी को पढ़ रहे हैं। सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आते हैं सर, अपना आज का लास्ट इलस्ट्रेशन, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें ऑल कंसेप्ट्स आपको ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करा दिए हैं। सर इसमें बोल रहा है मिस वी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट आर बट ओ आर है, चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट लग गया। और ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर नंबर 3 में मैंने ऑलरेडी एक कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है, आर बट ओ आर है। इन इंडिया has derived the following incomes from the various operations relating to plantation and estate owned by her during the year ended 31st March 2023. You are required to compute business income and agriculture income of Miss Vivita. ठीक है सर, देखो प्लांटेशन रिलेटेड शायद मैंने आपको कुछ पढ़ाया हुआ है। सर प्लांटेशन रिलेटेड मैंने आपको एक बात पढ़ाई है, अगर आपको याद आ रहा होगा, और इवन याद आना ही चाहिए। सर मैंने प्लांटेशन रिलेटेड आपको टी, कॉफी और रबर में कुछ पढ़ाया था। टी, कॉफी और रबर पे पढ़ाया था, याद है? कुछ टी, कॉफी, रबर, टीसीआर हम लोग ऐसे पढ़ते थे। बोल बोल बच्चे, बोल बोलो बेबू। हम लोग टीसीआर पढ़ा करते थे, टी, कॉफी, रबर, जहां मैंने ऐसा बताया था आपको कि देखो जब पौधा लगाते हो और पौधे से कुछ उगाया, एज लाइक टी, टी के लिए आपने टी लीव्स लगाए, टी के प्लांट्स लगाए, टी बुशेस बना, टी बुशेस बना तो वो एक चाय का पौधा उगाना, टी बुशेस बनाना एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। अब टी बुशेस को उखाड़ के प्रोसेस करके उसके बाद आपने चाय पत्ती बना के बेची, वो आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है।
तो सर चाय को पौधे से लेके पत्ती तक बना के पैकेट फॉर्मेट में बेचने तक में दो एक्टिविटी आती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी और बिजनेस एक्टिविटी भी। तो मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक दिया था, याद रखना है दिमाग में, कि मैंने बोला था कि टीम बोले तो टाटा टी और टी ए चार आता है, तो 40% इनकम, याद करो, बिजनेस इनकम होती है। कॉफी पे मैंने बोला था दो एक्टिविटी करते हो, कॉफी में मैंने आपको क्या बोला था, दो एक्टिविटी करते हो, केवल ग्रोन और क्योर्ड करते हो, तो सर कितना 25% इनकम बिजनेस इनकम होती है। और चार एक्टिविटी करते हो, ग्रोन, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंडेड, तो सर 40% आपका क्या हो जाता है, बोलो बोलो, 40% क्या हो जाता है आपका बिजनेस इनकम होता है। और रबर के केस में मैंने बताया था, कुछ मत सोचना, 35% बिजनेस इनकम होती है। एक और छोटा सा लॉजिक दिया था, ऑलवेज रिमेंबर कह के याद करो, एक छोटा सा लॉजिक मैंने दिया था कि ऑलवेज 50% से कम वाली इनकम ही, जहां पे भी एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम दोनों मर्ज होकर आ रही है, जहां पे भी एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम जुड़ जाती है, तो ऑलवेज रिमेंबर 50% से कम वाला टैक्सेबल होगा, दैट इज 50% से कम वाला क्या होगा, बिजनेस इनकम होगा। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है। उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। देखो, इनकम फ्रॉम सेल और सर्टिफिकेट लेटेक्स प्रोसेस्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है सर? भारत में। तो भारत में रबर प्लांट से आपने इनकम कमाई, सर कितनी इनकम बिजनेस इनकम होगी आप बताइए, और कितनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? सर रबर के लिए मैंने बोला ना, 35% इनकम क्या होती है, बिजनेस इनकम होती है। तो 3 लाख का 0.35, दैट इज 1,05,000 रुपीज आपकी क्या हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, बिजनेस बिजनेस इनकम। और सर एग्रीकल्चर इनकम डिफरेंस का कितना बचता है, डिफरेंस का जो बनता है 1,95,000 रुपीज, सर ये आपकी क्या हो गई, एग्रीकल्चर इनकम हो गई। इज इट क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड इन तमिलनाडु, ओके, यारकॉड, ओके, वेरकॉड, कुछ भी लिखा है, ये रिकॉर्ड है लिखा है। चलो, तमिलनाडु में, इन तमिलनाडु इंडिया में, और कॉफी पे दो एक्टिविटी किए, तो सर मैंने बोला ना 25% आपकी क्या होती है, बिजनेस इनकम होती है। तो 1 लाख का 25% होता है 25,000 रुपए, यहाँ पे बिजनेस इनकम होगी। बाकी 75,000 रुपए क्या हो गई, एग्रीकल्चर इनकम हो गई। देखो बेटा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्यूर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, चार एक्टिविटी कर दी है सर, चार एक्टिविटी कर दी है सर। इन कोलंबो सेल कंसोलिडेशन वाज रिसीव्ड एट चेन्नई। भाई साहब, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोलंबो में की है, श्रीलंका में कर दी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी श्रीलंका में की है। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया में हो, तो तब ओनली सिर्फ, तो तब ओनली सिर्फ एग्जामेशन मिलती है। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया के, जैसे कोलंबो में किया, तो कोई भी डिडक्शन की बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, और कंप्लीट इनकम टैक्सेबल होगी, 100% बिजनेस इनकम आएगी यहाँ पे, 100% बिजनेस इनकम। पैसा कहां मिल रहा है, इंडिया में आके मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इररिलेवेंट टॉक। आप भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ा जाए। शिमला की बात करें, शिमला भारत में ही है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन शिमला। सर जो भी एक्टिविटी आप करते हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी टी के केस में 40% ही बिजनेस इनकम होती है। तो 4 लाख का 40% कितना होता है, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए सर यहाँ पे बिजनेस इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं सर, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोच्चन, कोच्चन भारत में है। बेसिक ऑपरेशन वर नॉट कवर्ड आउट ऑफ बाय हर ऑन लैंड। सर यहाँ पे क्या बोला, देखो, आप नर्सरी गए हो कभी, आज जाना पौधा खरीदने, ठीक है, प्लांट खरीदने, नर्सरी में जाना, तो देखोगे छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स में पौधे उगाते हैं। तो नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लास्टिक बैग में या लैब्स के अंदर पौधे उगाते हैं ना, उनको डायरेक्ट जमीन पे कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट पौधे उस प्लास्टिक पॉट में, उस पॉलिथीन में किए जाते हैं, या फिर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उगाए जाते हैं, वाटर के अंदर। तो सर बेसिक ऑपरेशंस तो लैंड पे उस पर होता ही नहीं है, बेसिक ऑपरेशन तो लैंड पे कभी होता ही नहीं है, फिर भी उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोला जाता है। बेसिक ऑपरेशन लैंड पे नहीं हुआ है, फिर भी उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोला जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन में लिख लीजिए। और इसकी 100% इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इट मींस इसमें कोई भी इनकम आपके बिजनेस इनकम नहीं होगी। आपसे पूछा था यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बिजनेस इनकम, सर बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। और एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे सर ये 80,000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी,
इस 4 लाख में 1,60,000 रुपए बिजनेस इनकम है, तो 4 लाख में बचा हुआ 1,60 माइनस 4 लाख, 2,40,000 रुपए सर एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक ठीक है सर, तो टोटल बिजनेस इनकम कितनी है? 1,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 25,000 प्लस 1,05,000, 1,05,000 प्लस 25,000, 1,05,000 प्लस 25,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,60,000, दैट इज 5,40,000 सर आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, दिख रहा होगा सर, 5,40,000 आपकी बिजनेस इनकम आ रही है। बॉस यही तो मजा है इस तरीके से पढ़ने का। 5,40,000 आपकी बिजनेस इनकम आ गई, और एग्रीकल्चर इनकम आएगी 60,000 प्लस 2,40,000, 60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 1,95,000, दैट इज आपका आता है 5,70,000। 60,000 प्लस 2, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आता है सर आपका 80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 75,000 प्लस 1,95,000, दैट इज 5,90,000। देखिए 5,90,000 आता है, क्या बात है आज कैलकुलेटर में गलत चीजें भी आती हैं। 5,90,000 यही आपका आंसर है, चेक कर लो बेटा, यही आपका आंसर है, चेक कर लीजिए। देखिए आओ आओ पढ़ाते हैं, आओ बेटा। बिजनेस इनकम 540, एग्रीकल्चर इनकम 5,90,000। प्रेजेंट कैसे किया? एक ही टेबल में प्रेजेंट कर दिया। देखिए कंपुटेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, तो सेल ऑफ लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट, सर ग्रॉस आपकी इनकम 3 लाख है, उसमें से बिजनेस इनकम कितनी है? सिर्फ 35%, 1,05,000, तो एग्रीकल्चर इनकम 1,95,000। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड इन इंडिया, 1 लाख रुपए की सेल हुई थी, 25% बिजनेस इनकम होती है, बाकी एग्रीकल्चर इनकम। अब वो जो 4 एक्टिविटी की है वो श्रीलंका में जाके किए थे भाई, कोलंबो में किए, उसकी इनकम भारत में एग्जेम्प्ट नहीं होगी, तो 100% बिजनेस इनकम 2.5 लाख। जो टी ग्रोन मैन्युफैक्चर इन इंडिया के 40% इनकम बिजनेस इनकम, बाकी बाकी एग्जेम्प्ट है। और जो सैपलिंग एंड सीडिंग नर्सरिंग में हुआ है भाई, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आता है। आपने जोड़ दिया है, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये दोनों नोट्स लिखना कंपल्सरी हो जाएगा आपके लिए। नोट्स पढ़ लो। वेयर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, बाय द सेलर इन इंडिया, बाय द सेलर in India, by the seller in India, 40% of such income is taken as business income and the balance agriculture income. However, यद्यपि in this question these operations are done in Colombo, श्रीलंका में एक्टिविटी हुई है भाई साहब। Hence there is no question of such apportionment and the whole income is taxable as the business income. Receipt of sale proceeds in India does not make agriculture income. एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो आपकी देश के बाहर हो गई, तो इनकम वो पैसा भले भारत में आ गया, डज नॉट मेक सेंस, आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इन दिस केस द एसएससी बीइंग द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, द इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। एक्सप्लेनेशन 3 भी आपको कहता है कि द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोन इन इंडिया नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी द एग्रीकल्चर इनकम वेदर और नॉट बेसिक ऑपरेशन कैरिड ऑन बाय कैरिड आउट ऑन लैंड और नॉट। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्लियर। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको पढ़ के, सारे कंसेप्ट्स भी हो जा रहे हैं आपके और क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं। चलो इसी तरीके से आगे भी हम लोग क्लासेस करते रहेंगे, मजा आता रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को, मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा, 1.5 घंटे का बना देंगे यार, 10 क्वेश्चन कर लिया जाएगा एकदम ताबड़तोड़, क्योंकि सारे कंसेप्ट लगभग लगभग आ रहे होंगे। स्पीड में ओरल सॉल्यूशन किया जाएगा सर, री रीडिंग टाइम बचाया जाएगा अपना, बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। ओरल सॉल्यूशन कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जाएगा बॉस, कैलकुलेटर पे। चलो सर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।